हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइन बुक्स। आज की इस वीडियो में हम लेवल 1 की ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे कि आप अलाइन बुक्स की लेवल 1 की ट्रेनिंग में क्या क्या सीख सकते हैं। तो लेवल 1 की ट्रेनिंग में हम डैशबोर्ड को कवर करेंगे और कंपनी सेटअप को कवर करेंगे, जिसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंगली अपने सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में टॉप में अलाइन बुक्स का लोगो देख पा रहे होंगे। अगर आप लोगो पे क्लिक करते हैं तो आपको आपके सब्सक्रिप्शन की कंप्लीट एक डिटेल्स मिल जाती हैं कि आपका लाइसेंस कब से लेकर कब तक के लिए वैलिड है, आपका कौन सा प्रोडक्ट का टाइप है और कितने यूजर्स आप यूजर यूज कर सकते हैं। देन अगर आपको यहाँ से सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो आप बाय सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके डायरेक्टली सॉफ्टवेयर का रिन्यूअल मतलब सब्सक्रिप्शन रिन्यू करवा सकते हैं। एंड अगर मैं उसके आगे बात करूँ तो यहाँ पे कैलेंडर का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपना फाइनेंशियल चेंज भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे उसके अगर हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो हमको कंपनी कोड दिख जाएगा हमारा और हमारी कंपनी का नेम शो हो जाएगा, और जितनी कंपनीज हमने बना रखी होंगी सारी कंपनीज यहाँ पे हमको शो हो जाएंगी। साथ ही अलाइन बुक्स के अंदर आपको एक बहुत ही अमेजिंग फीचर मिलता है क्विक मेन्यू का। अगर आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक क्विक मेन्यू बटन मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको कई सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे। रिटेल काउंटर्स में या फिर अगर होलसेल काउंटर्स की बात करूँ तो उनको फास्ट बिलिंग चाहिए होती है, तो जस्ट यहाँ पे क्विक मेन्यू पे क्लिक करके इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली वो इनवॉइस विंडो पे आ जाएंगे। आपको मैनुअली सेल मॉड्यूल में जाने पर सेल इनवॉइस पे क्लिक करने पर डायरेक्टली इनवॉइस ओपन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्विक मेन्यू से अपना सेल इनवॉइस आप ओपन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कई सारे शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी बिलिंग फास्ट होती है और आपका टाइम बचता है। एंड अगर मैं उसके आगे बात करूँ तो यहाँ पे सपोर्ट टिकट का बटन मिलता है, तो अगर आप जैसे ही सपोर्ट टिकट के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू रेज सपोर्ट टिकट का बटन आता है, जिस पे क्लिक करने के बाद आप अपने प्रॉब्लम जो भी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर इशू फेस कर रहे हैं या फिर जो भी एरर आ रहा है तो आप उसका यहाँ पे टिकट जनरेट कर सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, अपना प्रेफरेबल लैंग्वेज डालेंगे कि क्या प्रेफरेबल आपकी लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश या हिंदी। सब्जेक्ट मेंशन करेंगे किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि अगर मेरे को सेल बिल में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा फेसिंग इशू इन द सेल मॉड्यूल। फिर उसके बाद अपना मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे किस मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, सेल, परचेज, फाइनेंस, इन पीओएस, इन्वेंट्री। वो मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में आप अपना कैटेगरी सेट करेंगे, लाइक डिज़ायरेबल है, अर्जेंट में है, फिर मोस्ट अर्जेंट में है, फिर वर्क स्टॉपर है, मतलब काम ही रुक गया। तो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, वेब एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट में प्रॉब्लम आ रहा है, सीआरएम में या फिर एपीआई में। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वेब एप्लीकेशन कि मैं गूगल में या फिर वेब में लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरे को उसमें प्रॉब्लम आ रही है। एंड सपोर्ट टाइप मतलब आपको उसमें ट्रेनिंग चाहिए उससे रिलेटेड, या फिर फॉर्मेट डिज़ाइन करवाना है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है, या फिर नेटवर्क का इशू है, कोई बग है, तो अपने अकॉर्डिंगली टाइप सेलेक्ट करेंगे। प्रेफरेबल डेट टाइम, किस दिन पर या फिर किस टाइम पर आप बात करने के लिए अवेलेबल रहेंगे, वो टाइम और डेट सेलेक्ट करेंगे। एंड देन यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आपको इशू आ रहा है या फिर क्या आप फेस कर रहे हैं आप। और अगर सॉफ्टवेयर में कोई एरर है, उसका कोई स्क्रीनशॉट या कोई इमेज है तो आप यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको उसका रिपोर्ट भी देखना हो कि आपने अभी तक कितने टिकट जनरेट कर दिए हैं, क्या स्टेटस है उसका, तो व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे कंप्लीट उसका आपको एक रिपोर्ट भी मिल जाएगा। तो अब हम इसके अगर बात करें, इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का बटन आता है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लिक करके आप नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हैं अपने यूजर्स के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे कई सारे सेल्समैन हैं जो बात फील्ड पर जाते हैं, तो उनको मेरे को नोटिफिकेशन देने के लिए कॉल करना पड़ता है या फिर उनको मैसेज ड्रॉप करना पड़ता है। तो उससे बढ़िया है कि मैं डायरेक्टली ऐसे ऐड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके अपना ऑपरेटर सेलेक्ट करूंगा कि मेरे को सूरज सिंह को एक नोटिफिकेशन देनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हेलो, देयर इज न्यू अपडेट, कॉल मी। तो मैंने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन डाल दी, तो जैसे ही वो अपना साइन इन करेंगे तो उनके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, और जैसे ही वो उस पर ओके पे क्लिक करते हैं तो उनका नोटिफिकेशन हट भी जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप एक रेड कलर की डॉट देख रहे होंगे, तो रेड कलर की डॉट में आपको एक एलेक्सा जैसा एक ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप एलेक्सा में कुछ भी बोलते हैं तो वो ओपन कर देता है चीज़ें, वो इनेबल कर देता है। तो आप अगर यहाँ पे एलेक्सा के बटन मतलब इस रेड डॉट के बटन को इनेबल करते हैं और यहाँ पे सेल या परचेज बोलते हैं तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो वाली विंडो भी ओपन कर देता है। तो एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपको मिल रहा है, जो कि आपकी वर्किंग को बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है। एंड देन यहाँ पे आपको सर्च का आइकन मिल रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी बिलिंग या फिर अपनी इन्वेंट्री के अकॉर्डिंगली, कस्टमर के अकॉर्डिंगली सर्च कर सकते हैं। जो भी आपने अभी तक डेटा बनाया होगा तो उसके बेस पर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। डेट, टाइम, फिल्टर, अमाउंट, आप सब यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
एंड अगर मैं उसके आगे बात करूँ तो यहाँ पे रिफ्रेश का बटन दिया गया है कि अगर आपने कुछ सॉफ्टवेयर में डेटा एंटर किया है और एंटर करने के बाद वो रिस्पेक्टेड प्लेस के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन को रिफ्रेश करेंगे तो वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। देन यहाँ पे आपको ओपनिंग ट्रांजैक्शन का बटन मिलता है, तो जिसके अंदर आप कई सारे टाइप्स की ओपनिंग मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मेरे को किसी कस्टमर की आउटस्टैंडिंग डालनी है, या फिर किसी सप्लायर की आउटस्टैंडिंग डालनी है, अपना ओपनिंग स्टॉक डालना है, या फिर किसी एम्प्लॉय के बैलेंस में लीव ऐड करना है, या फिर मेरे को अपनी फाइनेंशियल की ओपनिंग डालनी है, तो अपने अकॉर्डिंगली मैं अपने यहाँ से ओपनिंग्स डाल सकता हूँ। देन अगर मैं उसके बात करूँ तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस का बटन आता है, जिसके अंदर कई सारी कॉन्फ़िगरेशंस आती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में जाके। देन यहाँ पर आपके पास एक फेवरेट का ऑप्शन मिल जाता है आपको। आप डायरेक्टली कोई भी रिपोर्ट को फेवरेट में ऐड कर सकते हैं, तो उसको कोई भी रिपोर्ट को ऐड करने के लिए जस्ट आपको रिपोर्ट ओपन करनी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ स्टॉक ट्रायल की, तो मैंने स्टॉक ट्रायल की रिपोर्ट को ऐड कर लिया, मतलब ओपन कर लिया। देन ये वाली मेरे को रिपोर्ट ओपन करनी है, एंड देन जस्ट ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करना है। तो मेरी ये वाली रिपोर्ट, अब मेरी स्टॉक ट्रायल की रिपोर्ट मेरी फेवरेट में ऐड हो चुकी है। अब जैसे ही मेरे को कभी भी स्टॉक ट्रायल पे जाना होगा, जस्ट मैं अपना फेवरेट पे जाऊंगा और यहाँ पे स्टॉक ट्रायल पे क्लिक कर दूंगा, मेरी स्टॉक ट्रायल की रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। तो ये भी आपको एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट एक फीचर मिल जाता है। किसी भी चीज़ को आपको फेवरेट में ऐड करना है, फेवरेट में ऐड कीजिए, डायरेक्टली ओपन कीजिए, सिंगल क्लिक में वो आपका मॉड्यूल या फिर वो वाली रिपोर्ट आपकी सिंगल क्लिक में ओपन हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑडिट रिमार्क का ऑप्शन आता है, तो अगर आपको ऑडिट रिमार्क के लिए यहाँ पे मेंशन करना है सब्जेक्ट, जैसे कि जीएसटी ऑडिट मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे आप यहाँ पे डालने में मैसेज डाल देंगे डू दिस एसएप, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी ऑडिट रिमार्क डाले होंगे वो आपके टाइमली अपडेट होते रहेंगे, जो भी आपकी कंसर्न टीम रहेगी। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे ऑडिट का बटन आ रहा है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे को यहाँ पे दिखा दिया कि मेरे कितने पेंडिंग ऑडिट के एक्शन है, कितने मेरे को भी एक्शन लेने हैं। तो जैसे अगर मेरे को एक्शन लेना है तो मैं सिंपली एडिट के बटन पे क्लिक करूँगा, रिमार्क इसको यहाँ पे पेंडिंग को सिलेक्ट करूँगा क्लोज, एंड देन मैं यहाँ पे रिमार्क डाल दूंगा कंप्लीटेड। तो मैं इस तरीके से अपना ऑडिट रिमार्क का ऑप्शन भी यूज़ कर सकता हूँ। आई होप ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा होगा, मैंने जितना अभी तक बताया और समझ में भी आ रहा होगा। एंड अगर हम इसके बात करें इसके बाद अगर बात करें डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड में आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं अपने डैशबोर्ड रिपोर्ट को चेक करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेल, परचेज, रिसीवेबल, पेपर, तो कई सारे हमको रिपोर्ट्स मिल जाती हैं ऑन डैशबोर्ड। तो अगर हम सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको कंप्लीट लास्ट 6 मंथ तक की रिपोर्ट दिख जाती है। जून में अगर मैं बात करूँ तो मेरी 520 की सेल हुई थी, जुलाई में मेरी 4520 की सेल हुई, एंड उसके बाद मेरी अगस्त में 5720 की सेल हुई, और फिर सितंबर में मेरी 10650 की सेल हुई है अभी तक। तो अगर मेरे को इसकी ये वाली रिपोर्ट डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे मेन्यू बार पे क्लिक करके उसकी पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ, एसवीजी अलग अलग फॉर्मेट में फाइल को डाउनलोड भी कर सकता हूँ। एंड ध्यान रखिएगा बाहर जो मेरे को 21 जो दिखा रहे हैं मेरी 1000 की फिगर है, तो अगर हम सबको कैलकुलेट करें 10 ये मेरा यहाँ पर है, 5 मेरा यहाँ पर है, 15 और मेरा 4 यहाँ पर है, 15 प्लस 4 19, और मेरा 520 यहाँ पर है। तो 20 राउंड मेरे टोटल कैलकुलेशन 21 की बैठती है राउंड फिगर। तो यहाँ पे बाहर मेरा 21,000 की फिगर दिखा रहा है, और यहाँ पे आप पढ़ भी पा रहे होंगे तो ऑल फिगर्स इन 1000 दिखा रहा है। तो बाहर जो डैशबोर्ड में आपको फिगर्स दिखाता है सारी थाउजेंड्स में होती है। एंड अगर मैं इसके आगे और बात करूं, परचेज में भी सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट एक डैशबोर्ड मिल जाता है रिपोर्ट चेक करने का लास्ट 6 मंथ तक का। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली रिपोर्ट्स भी चेक कर सकते हैं। रिसीवल्स के अंदर आपको रिसीवल अमाउंट दिख जाएगा कि आपको अभी तक अपने डेटर से कितना अमाउंट रिसीव करना है। लाइक यहाँ पे 9500 अमाउंट दिख रहा है, और ये जो हमारा 616 जो हमारा अमाउंट है मेरा एडवांस है, और ये वाला मेरे को अमाउंट जो है रिसीव करना है कस्टमर से। तो इस तरीके से आप अपना रिसीवल और पेबल्स भी चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कैश बैंक का ट्रांजैक्शन दिख रहा है, जिसके अंदर कैश का आपको यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है, और ये आपका बैंक का चार्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे कैश एंड बैंक की भी कंप्लीट आपको ट्रांजैक्शन दिख रही है। यहाँ पे आप डैशबोर्ड में एक पाई चार्ट की अकॉर्डिंग तरह आप यहाँ पे अपना डेटा चेक कर सकते हैं कंप्लीट एक रिपोर्ट के साथ। अगर मैं बात करूँ रिसीवल्स की एक रिपोर्ट की, तो आपको डैशबोर्ड में ही रिसीवल्स की रिपोर्ट भी मिल जाती है। जस्ट आपको यहाँ पे रिसीवल के बटन पे क्लिक करना है,
देन यहाँ पे आपको सारी पार्टी शो हो जाएंगी, किस पार्टी से कितना बैलेंस आपको रिसीव करना है। साथ ही यहाँ पे आपको एजिंग डेज भी बताए जाते हैं कि किस पार्टी को कितने दिन हो गए अब उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे अभी आप आगे वाले सभी डेज में देख रहे हैं 0 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 13 से 15 दिन हो गए। मतलब ये वाली जो पार्टी है आदित्य फार्मा करके, इन्होंने 5500 जो का इनका जो बिल था, 13 से 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए। और जो आगे का अबव है तो 2017 जो इनका और पिछला बैलेंस है जो इन्होंने अभी तक पे नहीं किया। तो अगर आप इन पार्टीज को रिमाइंडर भेजना चाहते हैं या एसएमएस भेजना चाहते हैं रिमाइंड करने के लिए, तो सिंपली आप यहाँ पे टिक करके सेंड एसएमएस या सेंड ईमेल या सेंड व्हाट्सएप पे क्लिक करके उनको एक रिमाइंडर भेज सकते हैं कि सर आपका इतना बैलेंस पेंडिंग है मेरे पास और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, तो आप इसको क्लियर करवा दीजिए। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे पेबल्स के अंदर भी मिलेगा कि आपको कितना अमाउंट पे करना है। तो सिंपली उसके लिए आपको अपना यहाँ पे फिल्टर सेलेक्ट करना होगा। तो मैंने कैश इन हैंड सेलेक्ट करके अपना सनरी टेट क्रेडिटर सेलेक्ट कर लिए और मैंने यहाँ पे ओके किया। अगर आपको पार्टी का फिल्टर लगाना है तो आप यहाँ पे अपना पार्टी का फिल्टर लगा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सभी पार्टी सेलेक्ट होकर आती हैं। कुछ सेलेक्टेड पार्टी को अगर आपको फिल्टराइज करना है तो आप वो फिल्टराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो मैंने ओके किया तो मेरी सारी पार्टीज यहाँ पे दिखा दी किस किस पार्टी को मेरे कितने कितने बिल्स हैं जो कि मेरे को पे करने हैं। तो यहाँ पे मेरी पार्टी आ गई है कुमार एंड ब्रदर्स करके, जिनके ये सारे बिल्स हैं जो कि मेरे को अभी तक पे करने, मैंने पे नहीं करे हैं, आउटस्टैंडिंग में दिखा रहा है। तो जस्ट पे नाउ पे यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सेव करूँगा तो मेरी इनका पेमेंट का एंट्री भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग प्रोसेस है। मेरे को मैनुअल काम करने का बहुत कम टाइम लगने वाला है। मेरे को मैनुअल काम करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ने वाली है अगर मैं अलाइन बुक सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ। तो साथ ही यहाँ पे स्टैट्यूटरी का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर टीडीएस से जीएसटी का ऑप्शन मिलता है। तो जीएसटी का कंप्लीट डैशबोर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जीएसटीआर फाइलिंग का रिटर्न का स्टेटस आपको यहाँ पे पता चल जाता है। जीएसटीआर 2A की स्टेटमेंट और 2B की स्टेटमेंट भी पता चल जाती है आपको। टैक्स लायबिलिटी स्टेटमेंट पता चल जाएगी आपको। मैनुअली अलग अलग रिपोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है, डैशबोर्ड में ही आपको सब कुछ मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट फीचर है जिसमें कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचने वाला है। एंड अगर मैं उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे जाऊँ उसके मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन्वेंट्री का भी एक ऑप्शन मिलता है। इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पे आपको जो भी आपका स्टॉक जो मिनिमम लेवल से कम जा रहा है वो यहाँ पे आपको नोटिफाई करता है। जैसे अगर हम इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं कोई भी, तो हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया कि मेरा ये वाला जो आइटम है 10 का स्टॉक मिनिमम तो रहना ही रहना चाहिए। तो अगर वो वाला मेरा स्टॉक 10 से जैसे ही कम जाएगा तो यहाँ पे डैशबोर्ड में मेरे को नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपका ये वाला जो स्टॉक है मिनिमम से कम जा रहा है, तो आप इसका ऑर्डर कर दीजिए। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का एक चार्ट मिल जाता है और ये कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट के चार्ट मिल जाते हैं। देन ये आपका नेट प्रॉफिट का ग्राफ है और ये करंट रेशियो का ग्राफ है। और अगर आप अलाइन बुक्स के अंदर इंटीग्रेशंस देखें तो आपको अलाइन बुक्स में अमेजोन का इंटीग्रेशन का पार्ट मिल जाता है, शॉपिफाई, रेजर पे और पेटीएम का इंटीग्रेशन मिल जाता है, जो कि आप इंटीग्रेशन करवा के सॉफ्टवेयर को और भी ज़्यादा सुपर फास्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो का चार्ट मिल जाएगा कि अगस्त में अगर हम बात करें तो हमारा आउटफ्लो जो हुआ था 1,14,006 रुपीज़ का हुआ और जो इनफ्लो हुआ है वो 0 रुपीज़ का हुआ जून मंथ की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से मेरे को कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का भी यहाँ पे मेरे को ग्राफ मिल गया है। आई होप मैंने जितना अभी तक का प्रोसेस बताया आपको अच्छे से क्लियर है। देन अगर अब हम इसके अगर आप बात करें सॉफ्टवेयर को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करने की, कंपनी को अपने कंपनी सेटअप को कस्टमाइज करने की, तो वो कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के बटन पे क्लिक करना है एंड देन कंपनी सेटअप। तो कंपनी सेटअप में क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है मेरा बेसिक का। बेसिक के अंदर हमको हमारी कंपनी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन फीड करनी होती है। जैसे सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है बेसिक डिटेल्स का, जिसमें मेरे को कंपनी का नेम, प्रिंट नेम, शॉर्ट नेम, वो सब मेंशन करना होगा। जैसे मेरी कंपनी का नाम आकाश प्राइवेट लिमिटेड है तो मैंने प्रिंट नेम में भी डाल दिया कि आकाश प्राइवेट लिमिटेड ही प्रिंट होना चाहिए। और शॉर्ट नेम जो होगा APVT रहने वाला है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और मैं अपनी कंपनी का लोगो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। साथ ही कम्युनिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस और सिटी, कंट्री, स्टेट सब कुछ मेंशन किया है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्टेट जो होता है सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं तो आप क्रिएट मत कीजिएगा। समटाइम्स क्या होता है कि हम यहाँ से स्टेट तो क्रिएट कर देते हैं बट वो जीएसटी के अंदर और बिलिंग के अंदर इशू क्रिएट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेट्स क्रिएट हो रखे हैं वो जीएसटी कोड के अकॉर्डिंगली क्रिएट हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे 007 सर्च करेंगे तो आपको दिल्ली बड़े इजीली सर्च होके मिल जाएगा, आपको मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली की बात करूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं 0007 के कोड से मेरा दिल्ली आ रहा है, तो आपको मैनुअली कोई भी स्टेट क्रिएट नहीं करना है यहाँ पे, अदरवाइज वो आपका जीएसटी में इशू क्रिएट करता है। सिटी आपको मैनुअली क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि जो दिल्ली के अंदर की जो सिटी है वो आपको सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर कौन सी सिटी में आप रहते हैं।
अगर मैं बात करूँ कोई भी सिटी क्रिएट करने की, तो सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन सिटी का नाम डालना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पीतमपुरा जो है मेरा सिटी है, और जो अंडर स्टेट है कि उसके अंदर की जो सिटी का अंदर अंडर स्टेट है तो दिल्ली रहने वाला है वो, तो मैं यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट करूँगा एंड देन जस्ट सेव। तो मैंने मेरा जो सिटी है वो मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है एंड देन मैं अपना पिन कोड सेलेक्ट करूँगा। तो जो पिन कोड है मेरा 34 है, तो मैंने पिन कोड डाल दिया, मतलब 110034 मेरा पिन कोड है। देन फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सॉफ्टवेयर के अंदर जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है आपके पिन कोड के बेस पर ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, आपको मैनुअली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपको इसकी वर्किंग करके दिखाऊं, मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूँ ये। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे पिन कोड और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब कुछ रिमूव कर दिया और मैं अभी यहाँ पे अपना पिन कोड डालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे, तो जैसे ही मैं अभी यहाँ पे टैब की प्रेस करूँगा आप देख पा रहे हैं मेरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिकली पिक हो चुका है। देन यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए अगर आपको कोई दूसरा एड्रेस डालना है तो आप प्रिंटिंग के लिए दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं। जैसे कुछ कंपनीज का हेड ऑफिस का एड्रेस अलग होता है और जो बिलिंग कंपनी होती है, बिलिंग जो एड्रेस होता है वो अलग होता है। तो आप प्रिंट एड्रेस भी आप दूसरा अगर आप डालना चाहते हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ सोशल डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है, जैसे वेबसाइट, आपकी कंपनी की वेबसाइट, आपकी फेसबुक आईडी, स्काइप, ट्विटर, लिंक्डइन आईडी, वो सब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन उसके बाद ऑप्शन आता है हमारा स्टैट्यूटरी पार्ट का। स्टैट्यूटरी के अंदर आप अपना कंप्लीट स्टैट्यूटरी पार्ट डिफाइन करेंगे, जैसे आपका कंपनी का पैन नंबर, टेन नंबर, जीएसटीआई नंबर, सीआईए नंबर, और आपका ई वे बिल का यूज़र नेम और जीएसटी यूज़र नेम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे ई वे बिल का यूज़र नेम और जीएसटी का यूज़र नेम अगर आप मेंशन करते हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक बहुत ही शॉर्ट वे मिल जाता है जीएसटी अपलोड करने का और ई वे बिल अपलोड करने का गवर्नमेंट के पोर्टल पर। क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड डायरेक्ट अपलोड का एक ऑप्शन दे रखा है कि अगर जैसे आप सॉफ्टवेयर के अंदर अपना GST-1 जनरेट करते हैं तो डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हैं गवर्नमेंट के पोर्टल पर। आपको कोई भी एक्सेल फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है या फिर कोई भी जेसन फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको अपलोड पे क्लिक करना, आपका डायरेक्टली GST-1 अपलोड हो जाएगा गवर्नमेंट के पोर्टल पे, और सेम ऐसे ही आपका ई वे बिल भी अपलोड हो जाएगा डायरेक्टली गवर्नमेंट के पोर्टल पर। बट उसके लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मेंशन करना पड़ेगा जीएसटी का और ई वे बिल का। देन यहाँ पे वैट जीएसटी स्टेटस आता है, तो हमारा जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो मैंने रजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लिया। और गुड्स और सर्विस टैग, सर्विस में आप दोनों में से किस में डील करते हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। मेरा बोथ में है, गुड्स और सर्विस दोनों होती है, तो मैंने वो दोनों डिफाइन कर दिया। देन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है टर्न ओवर लेस देन 5 करोड़ फॉर फाइलिंग GST-1। ये बेसिकली HSN के लिए है। जैसे कि गवर्नमेंट का अमेंडमेंट हुआ था, आप सभी जानते होंगे इस बारे में, कि अगर आपका 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो आपके HSN के करेक्टर 4 डिजिट के होंगे, और अगर आपका 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो आपके HSN के जो करेक्टर होंगे 6 से 8 करेक्टर के होंगे। तो अगर आपका ऐसा कुछ केस कंडीशन है तो आप वो इसको चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। लेस देन के केस में आप इसको क्लिक करेंगे, अदरवाइज लेस मोर देन 5 करोड़ है तो आपको यहाँ पे चेक बॉक्स को क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड ध्यान रखिएगा जितना भी आप यहाँ पे वर्किंग करते हैं या फिर कुछ भी अपडेट करते हैं तो आपको यहाँ पे सेव करना मैंडेटरी है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो सेटिंग्स अपडेट नहीं होंगी। तो जो भी मैंने चेंजेस करे जस्ट मैंने सेव पे क्लिक किया एंड देन हम उसके बाद बात करेंगे जनरल सेटअप की। तो जनरल सेटअप के में हम जो कवर करने वाले हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं करेंसी, लोकेशन और अकाउंटिंग पीरियड प्रेफरेंस का हमको एक ऑप्शन दिख रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है मल्टी करेंसी का। तो मल्टी करेंसी बेसिकली एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है लाइन बुक के अंदर, जिसके अंदर आपको ऑटो रेट ऑफ कन्वर्जन का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे मल्टी करेंसी को इनेबल करके रखा है। तो जैसे अगर मैं सेव करता हूँ और अपने अगर सेल मॉड्यूल के अंदर अगर मैं जाता हूँ और सेल इनवॉइस जनरेट करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे करेंसी का एक ऑप्शन आ गया हमारे पास इंडियन रुपीज़ का। तो मैं अगर यहाँ पे अपनी कोई कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ आकाश प्राइवेट लिमिटेड, और जो मैंने यहाँ पे लिया ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिया, तो अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तो वो इंडियन बेस करेंसी के अकॉर्डिंगली तो 53 रुपीज़ का जो मेरा रेट होगा वो इंडियन INR के रुपीज़ के अकॉर्डिंगली होगा। तो सॉफ्टवेयर ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अभी मेरे को मैनुअल रेट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और आपकी जो वर्किंग होगी बहुत ज़्यादा स्मूथ और फास्ट होने वाली है। तो बेस करेंसी जो हमारी इंडियन रुपीज़ ही रहने वाली है, आईएनआर रहने वाली है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपना बेस करेंसी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने इंडियन के रुपीज़ लिया था तो उसने इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंगली मेरा 53 रुपीज़ जनरेट करके दिखा दिया है। अगर मैंने यहाँ पे कोई दूसरा स्टेट लिया होता तो मेरा यहाँ पे
अगर मैंने यहाँ पे कोई दूसरा कंट्री लिया होता, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान या अमेरिकन या फिर कोई दूसरा कंट्री लिया होता, तो वो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करता जो मेरा रेट ऑफ कन्वर्जन निकलता। रिमूव करेंसी सिंबल, अगर आप करेंसी का सिंबल रिपोर्ट में से रिमूव करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे। देन यहाँ पे ऑप्शन आता है मल्टी लोकेशन का। मल्टी लोकेशन बेसिकली वर्क कैसे करता है कि अगर मैं एग्जांपल दूं इस चीज़ का कि मेरी एक ब्रांच दिल्ली के अंदर है और दिल्ली के बाद मेरी जो ब्रांच है पंजाब में, हरियाणा में, अलग अलग जगह पे मेरी ब्रांचेज हैं, तो आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे, मल्टी लोकेशन के ऑप्शन को इनेबल करेंगे। फिर उसका लोकेशन का लेबल सेलेक्ट करेंगे कि आपके बिजनेस में लोकेशन को लोकेशन ही कहते हैं या फिर ब्रांच कहते हैं या फिर डिवीज़न कहते हैं, डिपार्टमेंट कहते हैं। तो मेरे बिजनेस में ब्रांच कहा जाता है, तो मैंने इसको ब्रांच सेलेक्ट किया एंड देन जस्ट सेव। और अगर मैं इसके बाद दोबारा से सेल मॉड्यूल में जाऊं, सेल इनवॉइस अगर मैं क्रिएट करूं, तो यहाँ पे मेरे पास अब ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो मेरे को बिलिंग के टाइम पे अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी कि मैं कौन सी ब्रांच से बिलिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली यहीं से ब्रांच क्रिएट भी कर सकते हैं प्लस के बटन पे क्लिक कर कर। साथ ही अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी यहाँ पे ब्रांच का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी आप ब्रांच डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसके अंदर बिजनेस टाइप का ऑप्शन आता है कि आपका बिजनेस का टाइप फार्मेसी में है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, गारमेंट में है, फूड एंड रेस्टोरेंट के अंदर, टूर एंड ट्रैवलिज्म में है। तो उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा फार्मेसी में है तो मैंने फार्मेसी सिलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पे ऑप्शन आता है बुक स्टार्ट डेट का कि आपकी बुक स्टार्ट डेट क्या थी, कब बुक आपका स्टार्ट हुआ था। तो अभी जैसे मैंने कैलेंडर में दिखाया था, तो मेरे को यहाँ पे 4 फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है जो कि मेरे 2020 से शुरू हो रखे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1/4/20 करा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 1/4/20 को हटाकर 2016 कर देता हूँ, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 2016 और 2016 ऑफ अप्रैल 1। तो अभी मैंने इसको सेव किया और एक बार मैं स्क्रीन को अगर अब रिफ्रेश करूंगा और वापिस से अपने कैलेंडर के बटन पे क्लिक करूंगा, तो मेरे को अभी यहाँ पे 2020 के बजाय 2016 से मेरे को मेरे फाइनेंशियल दिखाएगा। तो आप देख पा रहे हैं मेरा 2016 से मेरी बुक स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पर। तो ये था हमारा बुक स्टार्ट डेट का ऑप्शन कंपनी सेटअप के अंदर। अब हम इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है टैक्स एप्लीकेबल इन सेल परचेज का। ये बेसिकली ऑप्शन क्या है कि जब आप सेल परचेज करेंगे तो आपका जीएसटी चार्ज होना चाहिए या फिर वैट चार्ज होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जीएसटी चार्ज किया है, तो क्योंकि मेरा जो कंपनी में रजिस्ट्रेशन हुआ था जीएसटी नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो जो मेरा जीएसटी टाइप रहने वाला है, सेल परचेज का टाइप रहने वाला है टैक्स के कंडीशन पे, तो जीएसटी रहने वाला है। सेस मेरे पास एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपका सेस चार्ज होता है बिलिंग में तो आप अपने अकॉर्डिंगली सेंटर स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और अगर बोथ दोनों की कंडीशन पे होता है तो आप बोथ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैंने इसको नन कर दिया, मेरे पास सेस एप्लीकेबल नहीं है। मैनेज डॉक्यूमेंट हिस्ट्री बेसिकली काम कैसे करता है कि जैसे एक एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि मैंने कोई भी एक वाउचर बनाया या फिर कोई ट्रांजैक्शन करी एंड मैंने उसको डिलीट कर दिया या फिर मेरे किसी ऑपरेटर ने डिलीट कर दिया, मेरे को उसकी हिस्ट्री चेक करने की कितने मेरे वाउचर या ट्रांजैक्शन डिलीट हुई है। तो अगर मैं इस ऑप्शन को इनेबल कर दूंगा तो मेरे को उसकी डॉक्यूमेंट की हिस्ट्री भी पता चलती रहेगी कौन कौन से मेरे वाउचर्स डिलीट हुए हैं। एंड अगर आप टेस्टिंग के लिए या फिर लर्निंग के लिए सैम्पल कंपनी चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी सैम्पल कंपनी को इनेबल करेंगे एंड यहाँ पे अपना वेंडर फॉर पेरेंट कंपनी, अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे अपनी पेरेंट कंपनी के लिए। पेरेंट और चाइल्ड कंपनी का कॉन्सेप्ट भी है लाइन बुक में दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हमारी कंपनी है नोएडा के अंदर जो कि एक मेन हेड ऑफिस है, एंड जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंचाइजीज है, फ्रेंचाइजीज हैं, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, अलग अलग जगह पे में हमारी फ्रेंचाइजीज हैं, जो कि मैं चाइल्ड कंपनी उनको कहता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे हम पेरेंट और चाइल्ड कंपनी का भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट कर सकते हैं कि जितने भी आपकी चाइल्ड कंपनी मतलब जो भी आपकी फ्रेंचाइजी से जो आपका डेटा बनेगा आपको मेन ब्रांच के अंदर मतलब मेन आपकी कंपनी के अंदर पेरेंट कंपनी के अंदर आपको सब कुछ शो होगा। तो अगर आप पेरेंट कंपनी चाइल्ड कंपनी का भी कॉन्सेप्ट अगर अलाइन बुक्स में रखना चाहते हैं तो आप बड़े इजीएस्ट मेथड के साथ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एजिंग डेज का एक ऑप्शन मिल रहा है, एजिंग डेज कस्टमर, जो कि 2 4 7 दिन डिफाइन हो रखा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको डैशबोर्ड में समझा दिया था रिसीवल के टाइम पर कि अगर हम रिसीवल में देखेंगे तो यहाँ पे डेज डिफाइन करता है कि कौन सी पार्टी ने कितने दिनों से पैसे नहीं दिए। तो आप यहाँ पे एजिंग डेज निकाल सकते हैं कि कौन सी पार्टी का कितने दिनों से पैसा नहीं आया। तो आप इसको कम्प्लीटली मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको इसको 2 4 को 15 18 20 करना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हमारा वेंडर के लिए भी है, वेंडर के लिए भी सेम ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है। उसके बाद ऑप्शन आता है एजिंग डे स्टॉक का।
अगर मैं बात करूं कि मैं कोई सामान परचेज करके लेके आ गया 1 महीना पहले, लेकिन अभी तक वो मेरा सामान बिका नहीं है, मार्केट में मैंने सेल नहीं किया, गोडाउन में स्टिल ऐसा कैसा रखा हुआ है, और मेरे को उसके एजिंग डेज निकालने हैं, तो वो मैं यहाँ पे एजिंग डेज डिफाइन करूंगा, 15, 30, 45 मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा हुआ है। तो रिपोर्ट्स में मेरे को कंप्लीट इसका एक डेटा मिल जाएगा, कौन सा मेरा ऐसा स्टॉक है जो कि अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुआ है, उसके मैं एज निकाल डे एज निकाल सकता हूँ। उसके बाद अगर आपका एसएमएस का खुद का एक यूआरएल है, आपने एसएमएस का खुद का पैकेज लिया हुआ, तो आप उसका यूआरएल डालेंगे, सेम ऐसे व्हाट्सएप इंटीग्रेशन करेंगे, व्हाट्सएप का यूजर नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड देन अगर आप चाहते हैं कि आपका लोकेशन है, जो एड्रेस है वो प्रिंट हो आपका प्रिंट में, तो आप यहाँ से सिंपली इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे एंड देन जस्ट सेव। तो मेरी जो सेटिंग्स थी, मैंने जनरल सेटअप की सेटिंग्स अपनी सेव कर ली हैं। अब हम इसके बाद आते हैं सेल सेटअप के अंदर। सेल सेटअप में हमको कई सारे फीचर्स मिलते हैं सेल मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली, जिसका सबसे पहला ऑप्शन आता है कस्टमर लेवल का। तो कस्टमर लेवल में आप अपने अकॉर्डिंगली लेबल सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके बिजनेस के अंदर कस्टमर को कस्टमर कहा जाता है, क्लाइंट कहा जाता है, या फिर टेनेंट कहा जाता है। तो अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, तो आपने देखा होगा इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो इंस्टीट्यूट में कस्टमर या क्लाइंट्स नहीं कहते, वो स्टूडेंट्स कहते हैं। तो वो अगर इंस्टीट्यूट के अंदर बिजनेस है, तो वो यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे बिजनेस में कस्टमर ही कहा जाता है, तो मैं इसको कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे ऑप्शन आता है लॉजिस्टिक डिटेल्स का। हम बात करते हैं अपने एक्सपोर्ट के बिजनेस की। एक्सपोर्ट के बिजनेस में क्या होता है कि जब भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई भी अपना सामान या प्रोडक्ट को या गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको उसके अंदर डिस्पैच की डिटेल्स, डेस्टिनेशन, शिपिंग मोड, और उसका जो डायमेंशन होता है प्रोडक्ट का, वो सब डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं, डिटेल्स मेंशन करनी होती है लॉजिस्टिक की। तो वो सब कैसे करेंगे? तो जस्ट मेरे को यहाँ पे लॉजिस्टिक के ऑप्शन को यहाँ से इनेबल करना है, देन जस्ट सेव। और जैसे ही मैं अपना सेल मॉड्यूल के अंदर जाता हूँ, तो मेरे को लॉजिस्टिक का डिटेल्स मेरे को बिलिंग में शो हो जाएगा। तो जैसे जस्ट मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करते ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉजिस्टिक का कंप्लीट डिटेल्स आ चुका है। डिस्पैच फ्रॉम, कहाँ से डिस्पैच हुआ था आपका प्रोडक्ट, डेस्टिनेशन क्या है, शिपिंग मोड क्या है, और शिपिंग कंपनी कौन सी है, शिपिंग ट्रैकिंग नंबर क्या है, शिपिंग डेट क्या है, चार्जेस, व्हीकल नंबर और चार्ज टाइप, पेड है या फिर सेल्फ व्हीकल है उनका, पेड बाय पार्टी है कि पार्टी पे करेगी, तो अपने अकॉर्डिंगली चार्जेस टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अपना लॉजिस्टिक का डिटेल्स आप इजीली मेंशन कर सकते हैं, जस्ट आपको ये वाला ऑप्शन इनेबल करना है लॉजिस्टिक डिटेल्स का। एंड अलाइन बुक्स के अंदर आपको एक बहुत ही अमेजिंग फीचर मिलता है। आप हर ऑप्शन के सामने क्वेश्चन मार्क बना देखेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपको उस ऑप्शन की कंप्लीट एक शॉर्ट डेफिनेशन मिल जाती है, शॉर्ट एक डिस्क्रिप्शन मिल जाती है कि उस ऑप्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो आपको अगर कभी फ्यूचर में लगता है कि यार ये वाला ऑप्शन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो जस्ट आप इस क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके अपने उस ऑप्शन को समझ सकते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूं क्रेडिट कंट्रोल की, तो आप अपनी पार्टीज के लिए क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते हैं जस्ट इस वाले ऑप्शन को इनेबल करने से। डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन क्या होता है कि अगर मैं बात करूं सेल बिल की, तो सेल इनवॉइस के अंदर मेरे अलग अलग कैटेगरी में बिलिंग होती है। लाइक गारमेंट कैटेगरी में डीलिंग करता हूं मैं, और शूज़ फुटवेयर के अंदर भी डीलिंग करता हूं, और किचन अप्लायंस, होम अप्लायंस, और अलग अलग तरीके से मेरा कैटेगरी में बिलिंग होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ मॉल्स में होता है, तो मॉल्स के अंदर क्या होता है कि हर कैटेगरी का एक स्टोर होता है। लाइक फुटवेयर भी होता है, गारमेंट भी होता है, और किचन अप्लायंस भी होता है, और होम अप्लायंस भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज बना लेते हैं बिलिंग के लिए। तो अगर आप वैसी कैटेगरी का ऑप्शन चाहते हैं, तो जिस ऑप्शन को इनेबल करेंगे, एंड अब जैसे ही मैं अपना सेल इनवॉइस में जाता हूँ, तो मेरे को बिलिंग के टाइम पर ही कैटेगरी का ऑप्शन दिख जाएगा। तो मैं अपना यहाँ से अपनी बिलिंग को कैटेगराइज कर सकता हूँ कि मेरा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में बिलिंग करनी है, गारमेंट में, होम अप्लायंस में, किचन में, या मोबाइल्स में, किस में डीलिंग करना है। तो मैं यहाँ से अपना कैटेगरी इजीली सेलेक्ट कर सकता हूँ। कोई भी कैटेगरी क्रिएट करने के लिए जस्ट प्लस पे आपको क्लिक करना है और अपना कैटेगरी का नाम डालना है, और स्पेसिफिक टू डॉक्यूमेंट कि अगर जो आप ये कैटेगरी बना रहे हो ये सिर्फ मेरे सेल इनवॉइस में दिखनी चाहिए, बाकी नहीं दिखनी चाहिए, डिस्पैच में या फिर ऑर्डर में, एस्टिमेट में कहीं नहीं दिखनी चाहिए। तो आप यहाँ से अपना स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए भी सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको भी कैंसिल करता हूँ। देन वापस से हम अपना कंपनी सेटअप पे चलते हैं। कंपनी सेटअप में जाने के बाद हमारा एक उसके बाद ऑप्शन आता है
सेल्समैन वाइज बिलिंग का, सेल्समैन वाइज बिलिंग बेसिकली आप सभी जानते होंगे कि जैसे हमारे सेल्समैन होते हैं, अलग अलग जगह पे जाके कलेक्शन करते हैं, फिर बिलिंग्स को बिलिंग करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपका एक ही सेल्समैन है जो कि बिलिंग के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, फिर कलेक्शन या फिर कमीशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट लेवल रखेंगे। मतलब पर्टिकुलर एक बिल के लिए अगर आपका एक सेल्समैन होता है तो आप डॉक्यूमेंट लेवल रखेंगे। और अगर आपका आइटम लेवल मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं कि जैसे आपने मोबाइल शॉप्स में देखा होगा, हर कंपनी के मोबाइल का एक अलग सेल्समैन होता है। जैसे सैमसंग की बात करूं तो सैमसंग का एक अलग सेल्समैन होगा, सैमसंग कंपनी का सेल्समैन होगा। और वीवो की बात करूं तो वीवो का अलग ही कंपनी का सेल्समैन होगा। आईफोन की बात करूं तो आईफोन का एक अलग ही सेल्समैन होगा। तो उनके आइटम वाइज सेल्समैन होते हैं। तो आप अगर आपका ऐसा सेटअप है तो आइटम लेवल रखेंगे। अब यहाँ पर आपको मैं एक फीचर दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको अभी आइटम लेवल किया, तो अगर मैं बिलिंग करने जाऊँगा, मैंने सेल इनवॉइस जनरेट किया, तो मेरे को आइटम लेवल की विंडो, मतलब इस वाली विंडो में ही मेरे को सेल्समैन का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ये अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे ड्रैग करूं, तो आप देख पा रहे हैं मेरे को यहाँ पे मेरा सेल्समैन का ऑप्शन आ गया। तो मैं यहाँ से अपना सेल्समैन सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा इस वाले आइटम का सेल्समैन कौन सा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में सेल्समैन का ऑप्शन आए, मतलब पूरे बिल के लिए एक ही सेल्समैन हो, तो आप सिंपली इसको आइटम लेवल की जगह डॉक्यूमेंट बेस कर देंगे। तो मैंने इसको अभी डॉक्यूमेंट बेस किया एंड देन जस्ट सेव। और अगर अब मैं अपना सेल बिल ओपन करता हूँ तो मेरे को आइटम की जगह पर मेरे को ऊपर डॉक्यूमेंट के टाइप में दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब मेरा सेल्समैन यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर आपके पूरे सेल बिल के लिए एक ही सेल्समैन है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और अगर आइटम वाइज है तो आप उसको आइटम लेवल रखेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया सेल्समैन का। अब हम इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, एजेंट वाइज बिलिंग। अगर आपकी एजेंट वाइज बिलिंग होती है तो आप सिंपली यहाँ से एजेंट वाइज बिलिंग के लिए इनेबल करेंगे। टैक्स इन रेट, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिलिंग के अंदर परमानेंटली इंक्लूसिव कैलकुलेशन सेट हो जाए सेल बिल के लिए, तो आप इंक्लूसिव करेंगे। एक्सक्लूसिव चाहते हो तो एक्सक्लूसिव करेंगे। और अगर डॉक्यूमेंट बेस रखना चाहते हो तो आप डॉक्यूमेंट बेस रखेंगे। डॉक्यूमेंट बेस क्या होता है बेसिकली, कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे को नहीं पता कि मेरे कौन से सेल बिल के अंदर इंक्लूसिव कैलकुलेशन लगने वाली है फिर एक्सक्लूसिव लगने वाली है, वो डिपेंड करता है मेरे इन्वेंट्री के ऊपर। तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट बेस करेंगे तो आपको बिलिंग के टाइम में पूछेगा कि आपको इंक्लूसिव कैलकुलेशन रखनी है फिर एक्सक्लूसिव रखनी है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट करेंगे। देन ऑप्शन आता है सेल स्टॉक पोस्टिंग ऑन का। सेल स्टॉक पोस्टिंग ऑन बेसिकली क्या है कि जब भी मैं अपना इन्वॉइस बनाऊं, सेल इन्वॉइस बनाऊं, तभी मेरा स्टॉक लेस हो। उससे पहले जो मैंने डिस्पैच बनाया, डिस्पैच के टाइम पे मेरा स्टॉक लेस ना हो। देन उसके बाद यहाँ पे पैकिंग लिस्ट आ रहा है, तो पैकिंग लिस्ट यहाँ पे डिस्पैच ही है कि अगर जैसे मैंने डिस्पैच बनाया, मतलब पैकिंग लिस्ट बनाया, तो भी मेरा स्टॉक लेस हो जाए, मैं इनवॉइस के टाइम पे अपना स्टॉक लेस नहीं करवाऊंगा। ऑन फर्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब इनवॉइस पहले बना तो इनवॉइस के टाइम पे मेरा स्टॉक लेस हो जाएगा, और अगर मेरा पैकिंग लिस्ट पहले बना तो मेरा पैकिंग लिस्ट के टाइम पे स्टॉक लेस हो जाएगा। तो मैंने इसको इनवॉइस कर दिया कि इनवॉइस के टाइम पे मेरे को स्टॉक लेस करवाना है। सेम मेरा ऑप्शन से रिटर्न के लिए भी काम करेगा ऐसे ही। अगर आप राउंड ऑफ इनेबल करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ से अपना राउंड ऑफ इनेबल करेंगे 1, 10 और 10th 100th के अकॉर्डिंगली, कि आपको राउंड ऑफ की फिगर कैसे रखनी है। देन पोस्टिंग लेजर बेस्ड ऑन का ऑप्शन आता है कि आइटम वाइज रखना है टैक्स वाइज रखना है। मतलब अगर आपका हर आइटम पे अलग अलग टैक्स लगता है, आइटम वाइज टैक्स कैलकुलेशन चलती है, तो आप इसको आइटम रखेंगे। टैक्स का मतलब अगर पूरे बिल पे एक ही टैक्स लग रहा है तो आप टैक्स रखेंगे। तो मैंने इसको आइटम कर दिया। सेल रेट बेस्ड ऑन परचेज मार्कअप, ये ऑप्शन बेसिकली क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपये का परचेज किया, 100 रुपये के अंदर मैं अपना 20% का मार्जिन रखूंगा, और मैं फिर उस रेट पे कस्टमर को सेल कर दूंगा। मतलब 100 रुपये प्लस 20% का मार्जिन 120 रुपये। तो सॉफ्टवेयर मेरा परचेज के बेस पर मेरा मार्जिन ऐड करने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा सेल रेट जनरेट कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं वाला ऑप्शन इनेबल करने के लिए तो आप सिंपली इनेबल कर सकते हैं। शो रेट कैटेगरी ऑन डॉक्यूमेंट, जो भी आपने प्राइस लिस्ट बनाई है आप चाहते हैं कि बिलिंग के टाइम पे वो प्राइस कैटेगरी आपको शो हो, तो आप सिंपली इस वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे। इनपुट बिलिंग चार्जेस ऑन डिस्पैच, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक सेल इनवॉइस में ओपन कर देता हूँ, और मैं एक यहाँ पे डिस्पैच ओपन कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सेल इनवॉइस के अंदर यहाँ पे इनपुट बिलिंग चार्जेस के ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक आइटम वैल्यू, प्रमोशनल डिस्काउंट, ब्रांड वाइज, ये सब यहाँ पे इनको इनपुट बिलिंग चार्जेस कहते हैं। जहाँ पे हमारे इनपुट बिलिंग चार्जेस के कंप्लीट ऑप्शंस आ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिस्पैच की बात करूँ, डिस्पैच में हमारे पास यहाँ पे इनपुट बिलिंग के ऑप्शन नहीं आ रहे, इनपुट बिलिंग चार्जेस के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं सेल इनवॉइस की तरह है, जैसे यहाँ पे इनपुट बिलिंग चार्जेस के ऑप्शन आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि डिस्पैच के अंदर भी वो इनपुट बिलिंग चार्जेस के ऑप्शन आए, तो सिंपली आप कंपनी सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे इनपुट बिलिंग चार्जेस ऑन डिस्पैच के ऑप्शन को सिंपली इनेबल कर देंगे, तो आपके इनपुट बिलिंग चार्जेस वहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखा देता हूँ।
जैसे मैं डिस्पैच में ओपन करूँगा तो अभी यहाँ पे मेरे पास डिस्पैच के अंदर भी इनपुट बिलिंग चार्जेस के ऑप्शन आ रहे हैं। तो इजीली मैं बिलिंग मतलब डिस्पैच के टाइम पर भी अपने इनपुट बिलिंग चार्जेस इजीली देख सकते। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेलेक्ट एमआरपी इफ सेल इफ स्टॉक विद मल्टीपल एमआरपी। अगर आपका कोई स्टॉक है जिसकी मल्टीपल एमआरपी है और आप उसके साथ बिलिंग करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे? तो सिंपली आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे। सेलेक्ट रेट बेस्ड ऑन पेरेंट कंपनी, कि आपके पेरेंट कंपनी के बेस पर आपके सेल रेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आप सिंपली इस वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे। शो परचेज प्राइस एट द टाइम ऑफ बिलिंग, अगर आप चाहते हैं परचेज का प्राइस आपको बिलिंग के टाइम पर शो हो तो आप सिंपली इस वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे। शो लास्ट सेल रेट, तो आप सिंपली अगर आप चाहते हैं बिलिंग के टाइम पे आपका लास्ट सेल रेट आपको दिखाए तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रमोशंस एक्टिविटीज़ हैं वो आपके B2B मतलब सेल इनवॉइस में भी दिखे तो आप सिंपली इस वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे। सजेस्टेड सिमिलर आइटम का आपको सेटअप चाहिए तो आप यहाँ से सिंपली इस वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे। देन हमारे पास कुछ फील्ड्स आती हैं, कस्टम फील्ड्स जिसे कहते हैं। ये कस्टम फील्ड्स का क्या यूज़ है बेसिकली पहले हम वो समझ लेते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा हम सेल बिल बना रहे हैं तो सेल बिल के अंदर मेरे को कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स चाहिए जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है, तो वो मैं कैसे कस्टमाइज़ करूँ, वो कैसे ऐड करूँ? तो सिंपली उसके लिए क्या करना है, कस्टम फील्ड्स ऐड करनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सेल कस्टम फील्ड का। सेल कस्टम फील्ड का मतलब क्या है कि अगर आपको बिल सेल बिल के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए तो आप कैसे ऐड करेंगे? तो मैंने यहाँ पे एक फील्ड को रिक्वायर्ड किया और मैंने यहाँ पे डाल दिया वेदर का ऑप्शन। जैसे कि मेरा गारमेंट का बिजनेस है तो मैं अपना वेदर सेलेक्ट करता हूँ तो मैं वेदर यहाँ पे डालूंगा। एंड टाइप में आपको इसको स्ट्रिंग में रखना है या न्यूमेरिक में रखना है, करेंसी या डेट। स्ट्रिंग के अंदर आपका वो टाइपिंग करने के लिए आ जाएगा कि आप उसके अंदर अल्फ़ाबेट भी डाल सकते हैं, न्यूमेरिक भी डाल सकते हैं। न्यूमेरिक में सिर्फ आप नंबर्स डाल सकते हैं, अल्फ़ाबेट टाइप नहीं कर पाएंगे। करेंसी में सिर्फ आपकी करेंसी सेलेक्ट होगी, डेट में सिर्फ आपका डेट सेलेक्ट होगा। तो मैंने इसको स्ट्रिंग रखा, मतलब मैं वहाँ पे न्यूमेरिक भी डाल सकता हूँ, अल्फ़ाबेट भी डाल सकता हूँ। एंड जस्ट मैंने इसको सेव किया। अब जैसे ही मैं अपना सेल बिल बनाने जाऊँगा सेल इनवॉइस में, तो मेरे को सेल इनवॉइस के अंदर वेदर का ऑप्शन एक ऐड होके मिल जाएगा। जैसे स्क्रॉल डाउन करूंगा आप देख पा रहे हैं मेरे पास वेदर का एक ऑप्शन आ चुका है। तो मैं यहाँ पे वेदर के लिए कुछ भी टाइप करूंगा तो मेरा यहाँ पे टाइप होगा, इवन मेरा न्यूमेरिक भी टाइप होगा यहाँ पे। इवन ऑल्सो मेरे यहाँ पे स्पेशल करेक्टर भी टाइप होते हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। और अगर यहीं पे अगर मैंने इसको न्यूमेरिक कर रहा होता तो मैं सिर्फ नंबर्स टाइप कर पाता, मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स टाइप नहीं कर पाता। तो मैं भी आपको सेल इनवॉइस ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अभी हम यहाँ पे अपना वेदर के अंदर न्यूमेरिक टाइप करेंगे तो सिर्फ न्यूमेरिक टाइप होंगे। अभी यहाँ पे देखिए मैं अल्फ़ाबेट टाइप कर रहा हूँ तो मेरे अल्फ़ाबेट टाइप नहीं हो रहे हैं। अभी हम इसके बाद बात करते हैं कस्टमर कस्टम फील्ड की। तो अभी जो हमने ये प्रोसेस देखा सेल इनवॉइस के अंदर कोई एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करने का प्रोसेस देखा। अगर मेरे को कोई भी कस्टमर मास्टर के अंदर कोई फील्ड ऐड करनी तो मैं कैसे करूँगा? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ड्रग लाइसेंस नंबर का। तो मैंने यहाँ पे फील्ड को ऐड किया एंड देन टाइप का ऑप्शन आ रहा है स्ट्रिंग न्यूमेरिक, वही सेम हमारे ऑप्शन है। तो जो मेरा ड्रग लाइसेंस नंबर होगा सिर्फ न्यूमेरिक में रहेगा। और यहाँ पे ऑप्शन आता है अलाउ ब्लैंक का, कि आप चाहते हैं कि ये अलाउ रहे ब्लैंक के लिए तो आप सिंपली इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देंगे। आप चाहते हैं कि नहीं, जब तक इसके अंदर ड्रग लाइसेंस नंबर नहीं डलेगा तो सॉफ्टवेयर को सेव ना करने दे, तो मैंने इसको अभी ऑफ रखा है, मतलब वो ब्लैंक छोड़ने ही नहीं देगा। जस्ट मैंने इसको सेव किया। अब मैं सेल के अंदर कस्टम मास्टर के अंदर जाता हूँ, जैसे ही किसी भी कस्टमर को मॉडिफाई करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे नीचे की तरफ पर ड्रग लाइसेंस नंबर का ऑप्शन शो हो गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं अपने न्यूमेरिक्स डाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अल्फ़ाबेट टाइप करूँ तो मेरा अल्फ़ाबेट टाइप नहीं होगा। तो मैंने अभी डिलीट कर दिया और मैं सेव करने जा रहा हूँ तो देखिए सॉफ्टवेयर में नोटिफिकेशन आ गई, यूनिक डिफाइंड फील्ड ड्रग लाइसेंस नंबर इज रिक्वायर्ड फील्ड। क्योंकि मैंने वहाँ पर उसको मैंडेट पे क्लिक कर दिया कि जब तक मैं इसको फीड नहीं करूँगा तब तक वो मेरे को सॉफ्टवेयर सेव नहीं करने देगा। अगर मैंने इसको अलाउ ब्लैंक पे क्लिक कर दिया होता तो मेरे को बड़े आराम से सेव करने देता। तो अभी मैं इसके बाद दूसरे ऑप्शन पे चलता हूँ, बिलिंग सेटअप आइटम लेवल। अगर आप चाहते हैं बिलिंग के टाइम पे आइटम लेवल के टाइम पे, मतलब आइटम जब हम सेलेक्ट करते हैं उस टाइम पर आपको कुछ ऑप्शन चाहिए तो आप कैसे ऐड करेंगे? तो मैंने यहाँ पे ब्रांड वाइज और पार्टी वाइज और कुछ फीड ऐड करके रखी है, तो मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। जैसे कि हम सेल बिल के आइटम सेलेक्ट करते टाइम मैं यहाँ पे आइटम का कुछ भी डिस्काउंट ऐड कर देता हूँ, आइटम डिस्काउंट फील्ड ऐड कर देता हूँ जो कि एक बहुत ही यूज़फुल फील्ड है जो कि बहुत कस्टमर यूज़ भी करते हैं। तो आइटम डिस्काउंट मैंने फील्ड ऐड कर दिया। अब जो आइटम डिस्काउंट का जो बिहेवियर रहेगा टैक्स का, कैसा रहना चाहिए, बिफोर टैक्स या फिर आफ्टर टैक्स?
तो जो डिस्काउंट रहता है मेरा बिफोर टैक्स रहता है, टैक्स के बाद ही मेरा डिस्काउंट लगेगा। और अगर अगर आपका आफ्टर टैक्स रहता है तो आप आफ्टर टैक्स करेंगे। तो मैंने इसको बिफोर टैक्स कर दिया। कैलकुलेशन टाइप, अगर आप जो डिस्काउंट है अमाउंट में देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिक्स अमाउंट करेंगे। अगर आप डिस्काउंट परसेंटेज में देना चाहते हो तो आप कैलकुलेशन सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा परसेंटेज रहता है तो मैंने इसको कैलकुलेशन कर दिया। कैलकुलेट ऑन बेसिक वैल्यू रनिंग टोटल क्वांटिटी, तो हमारा बेसिक वैल्यू पे कैलकुलेट होना चाहिए, तो मैंने बेसिक वैल्यू ले लिया। जनरल लेजर हमारा ट्रेड डिस्काउंट रहेगा, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट सेलेक्ट कर रखा है। जो हमारा डिस्काउंट है ऐड होना चाहिए बिलिंग के वैल्यू में या फिर डिडक्ट होना चाहिए, तो अब हमारा जो हमारा डिस्काउंट होता है वो हमेशा डिडक्ट होता है बिलिंग वैल्यू में से, तो मैंने डिडक्ट कर दिया। स्लैब बेस्ड ऑन क्वांटिटी के बेस पे होना चाहिए, फिर अमाउंट के बेस पे होना चाहिए, तो मैंने इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया एंड देन जस्ट सेव। अब जैसे ही मैं कोई भी अपना सेल बिल बनाने जाऊंगा और अपनी कोई भी आइटम सेलेक्ट करूंगा तो मेरे को आइटम वाली फील्ड के अंदर मेरे को डिस्काउंट का ऑप्शन दिख जाएगा, आइटम डिस्काउंट। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे आइटम डिस्काउंट की फील्ड आ चुकी है। यहाँ पे अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे परसेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो मेरा अगर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई 10 क्वांटिटी डाली किसी प्रोडक्ट की और रेट मैंने डाला 1000 रुपीज़, और अगर मैं यहाँ पे 10% डालता हूँ तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मेरा डिस्काउंट का जो है अमाउंट जो है कैलकुलेट कर लेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, तो हमने यहाँ से अपनी आइटम लेवल की सारी फील्ड्स को अपडेट कर लिया। जस्ट अब मैं इसको सेव पे क्लिक करूँगा एंड देन जैसे ही मैं अपना यहाँ पे सेल इनवॉइस पे जाता हूँ एंड अपना यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा फील्ड्स इनेबल करी हैं इनको हम फीड कर लेते हैं, अदरवाइज सॉफ्टवेयर उसको फीड नहीं करने देगा। देन हम अपना कोई भी आइटम सेलेक्ट करते हैं कि मेरा ये वाला आइटम है। अभी आप देख पा रहे हैं मेरा एक क्वांटिटी डाला है मैंने जिसका रेट 100 रुपीज़ आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आइटम डिस्काउंट डालता हूँ तो सॉफ्टवेयर ने उसका ऑटोमेटिकली डिस्काउंट अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। तो ये था हमारा आइटम लेवल डिस्काउंट का ऑप्शन जो कि हमने कस्टम फील्ड से ऐड किया। सेम इस तरीके से आप 3 फील्ड ऐड कर सकते हैं, और जो ये ऊपर हमारी कस्टम फील्ड्स आई थी इसमें 5 फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमारा बिलिंग सेटअप डॉक्यूमेंट लेवल का रहेगा। तो ये मैं यहाँ पे बिल डिस्काउंट की एक फील्ड ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। ये भी हमारी कैलकुलेशन पे रहेगा, तो मैंने इसको कैलकुलेशन परसेंटेज पे कर दिया। बिल डिस्काउंट भी मेरा बिफोर टैक्स रहना चाहिए, और जो डिस्काउंट रहने वाला है ट्रेड डिस्काउंट उसकी फील्ड रहने वाली है, तो मैंने इसको ट्रेड डिस्काउंट ले लिया। ये मेरी बिल की वैल्यू में से डिडक्ट होना चाहिए एंड देन जस्ट सेव। अब जैसे ही मैं अपने सेल इनवॉइस पे जाता हूँ तो मेरे को डॉक्यूमेंट लेवल पे, मतलब मेरे यहाँ पे जो नीचे फील्ड्स आती हैं डॉक्यूमेंट लेवल की फील्ड्स पे, मेरे को यहाँ पे बिल डिस्काउंट का कॉलम ऐड होके मिल चुका है। तो ये था हमारे कंपनी सेटअप के अंदर सेल सेटअप के सारे ऑप्शन। आई होप ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। देन हम परचेज सेटअप पे जाते हैं। परचेज सेटअप में सेल सेटअप के वाइसा वर्सा ऑप्शन होते हैं, सेम उसी तरीके से सारे ऑप्शन काम करते हैं जो कि हमने सेल के अंदर ऐड करे हैं। बट स्टिल मैं आपको एक छोटा सा इसका एक ओवरव्यू भी दे देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे सेल सेटअप के अंदर कस्टमर का लेबल सेलेक्ट करा था, सेम इस तरीके से हमको परचेज सेटअप के अंदर अपना वेंडर का लेबल सेलेक्ट करना होगा। तो वेंडर मेरे बिजनेस में वेंडर नहीं कहा जाता, सप्लायर का जाता है। तो यहाँ पे मैं सप्लायर सेलेक्ट करूँगा एंड देन अगर आप परचेज में लॉजिस्टिक डिटेल चाहते हैं तो आप यहाँ से इनेबल करेंगे। डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन मतलब परचेज के टाइम पे कैटेगरी चाहते हो तो आप यहाँ से इनेबल करेंगे। परचेज में एजेंट वाइज बिलिंग होती है तो आप यहाँ से इनेबल करेंगे। बिलिंग के टाइम पे टैक्स रेट कैसा रहना चाहिए, इंक्लूसिव कैलकुलेशन या फिर एक्सक्लूसिव कैलकुलेशन या डॉक्यूमेंट बेस, तो डॉक्यूमेंट बेस रहेगा ये। परचेज का स्टॉक कब लेस होना चाहिए तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। राउंड ऑफ इनेबल करना है कि नहीं करना वो आप यहाँ से इनेबल करेंगे। लेजर की पोस्टिंग आपके आइटम वाइज होनी चाहिए, टेक्स्ट वाइज होनी चाहिए, तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देन सेलेक्ट रेट कैटेगरी ऑन डॉक्यूमेंट, मतलब जो आपने परचेज के लिए प्राइस लिस्ट बनाई होगी वो आपको परचेज के टाइम पे दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए। जीआरएन के जैसे हमारा सेल सेटअप के अंदर ऑप्शन था इनपुट बिलिंग चार्जेस ऑन डिस्पैच, ये वाला ऑप्शन जैसे था, तो सेम इसी तरीके से परचेज के अंदर ऑप्शन है इनपुट बिलिंग चार्जेस ऑन जीआरएन, मतलब गुड रिसीट नोट। तो अगर आपको वैसे जीआरएन के अंदर भी इनपुट बिलिंग चार्जेस चाहिए तो आप सिंपली यहाँ से इनेबल करेंगे। सेम इस तरीके से परचेज की भी कुछ कस्टम फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे कि हमने सेल के अंदर कस्टम फील्ड ऐड करी तो परचेज के अंदर भी कस्टम फील्ड ऐड होकर आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक परचेज टेस्ट करके एक फील्ड बना देता हूँ। मैंने परचेज टेस्ट करके एक फील्ड बना दी।
एंड वेंडर, अगर कस्टमर के आपके सप्लायर वेंडर लेजर के अंदर आपको कोई फील्ड चाहिए तो आप यहाँ से इनेबल करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आइटम लेवल में मैंने ऑलरेडी डिस्काउंट और बिलिंग्स आइटम के अंदर एडिशन डिस्काउंट मैंने ऐड करके रखा है। मैं इसको सेव कर देता हूँ सभी को। एंड परचेज में हम जाते हैं, परचेज इनवॉइस के अंदर जाते हैं, परचेज बिल में। तो आप यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं परचेज टेस्ट की मेरी यहाँ पे फील्ड आ चुकी है। और अगर मैं आइटम लेवल की बात करूँ तो आइटम लेवल के अंदर मेरे यहाँ पे डिस्काउंट का फील्ड आ रहा है जो कि मैंने कंपनी सेटअप में ऐड करके रखा हुआ था। और परचेज के अंदर एडिशन डिस्काउंट का फील्ड ऐड करके रखा था, तो मेरे को एडिशन डिस्काउंट यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप परचेज बिल का भी अपना सेटअप को सेव करेंगे। अपने अकॉर्डिंगली आप सॉफ्टवेयर को कम्प्लीटली कस्टमाइज़ कर सकते हैं जितने मैंने आपको फीचर्स और ऑप्शंस बताएं। उसके बाद ऑप्शन आता है इन्वेंट्री का। अगर मैं इन्वेंट्री मॉड्यूल की बात करूं तो इन्वेंट्री सेटअप के अंदर कई सारे हमारे इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आइटम स्टॉक यूनिट। आपकी बिलिंग के अंदर मतलब आपके कंपनी के अंदर कितनी यूनिट्स की बिलिंग होती है, मतलब आपके स्टॉक की कितनी यूनिट्स की बिलिंग होती है। स्टॉक यूनिट मतलब सिंगल यूनिट, स्टॉक पैक यूनिट मतलब डबल यूनिट, स्टॉक पैक ग्रैंड पैक यूनिट मतलब 3 यूनिट। तो आप अपने यूनिट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट करेंगे। तो मेरा सिंगल यूनिट में डीलिंग होता है तो मैंने इसको स्टॉक यूनिट किया। वेयर हाउस, तो हम इसके बाद बात करते हैं वेयर हाउस ऑप्शन की। तो वेयर हाउस के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, डॉक्यूमेंट लेवल और लाइन लेवल। डॉक्यूमेंट लेवल का मतलब क्या होता है, बिलिंग के टाइम पे, सेल बिल के टाइम पर आप डॉक्यूमेंट के अंदर ही सेलेक्ट कर लेंगे कि मेरे कौन से वेयर हाउस से बिलिंग हो रही है। कंप्लीट बिलिंग के लिए पूरा अगर आप चाहते हैं कि एक ही वेयर हाउस रहे तो आप डॉक्यूमेंट लेवल रखेंगे। और अगर आपका हर आइटम का एक अलग वेयर हाउस होता है, मतलब आइटम वाइज वेयर हाउस आपके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो आप उसको लाइन लेवल रखेंगे। इसका एक डेमो देख लेते हैं। जैसे मैंने इसको डॉक्यूमेंट लेवल रखा एंड देन मैंने इसको सेव किया। अब मैं सेल बिल के अंदर जाता हूँ, सेल इनवॉइस में जाता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पास ऊपर वेयर हाउस का ऑप्शन आ चुका है। मेरे को मतलब बिलिंग में वेयर हाउस सेलेक्ट करना है कि मेरा नोएडा, पीतमपुरा, शालीमार कौन से वेयर हाउस से बिलिंग हो रही है। एंड अगर मेरे को यहाँ पे इसको लाइन लेवल करना हुआ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेवल की जगह इसको मैं लाइन लेवल कर दूँ, तो मेरे को वो आइटम वाइज पूछेगा। अगर मैं यहाँ पे अपना सेल बिल को ओपन करूँ, सेल इनवॉइस, तो अभी मेरे को यहाँ पे ऊपर वेयर हाउस नहीं पूछ रहा है, मेरे को यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करने पूछेगा। जैसे मैंने कोई भी आइटम सेलेक्ट किया, मेरी वाली आइटम है। ओके, पहले हमको अपना लोकेशन सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने अपना ये वाला अपना आइटम सेलेक्ट किया तो उसने पूछ लिया कि कौन से वेयर हाउस से आपके ये वाला आइटम आने वाला है। तो आप अपना लाइन लेवल के अकॉर्डिंगली अपना वेयर हाउस मैनेजमेंट मैनेज करेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन का। अगर आपको आइटम वाइज डॉक्यूमेंट क्लासिफाइड करने हैं, मतलब कैटेगरी बनानी है, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे। और बारकोड स्कैन लुकअप, मतलब अगर मैं सेल इनवॉइस की बात करूं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बारकोड स्कैनिंग के लिए विंडो आ रही है। अगर मैं इस वाले ऑप्शन को यहाँ से बंद कर देता हूँ तो बारकोड स्कैन वाली विंडो वहाँ पर नहीं आएगी। स्कैन बारकोड स्कैन बेस्ड मतलब आपका बारकोड स्कैन जो विंडो आ रही है बारकोड स्कैन की, तो उसमें बारकोड स्कैन होना चाहिए, फिर आइटम का कोड स्कैन होना चाहिए, फिर सीरियल नंबर। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने इसको बारकोड सेलेक्ट कर लिया कि उस वाली विंडो के अंदर मेरा बारकोड स्कैन होना चाहिए। देन उसके बाद ऑप्शन आता है मिनिमम स्टॉक लेवल का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेंट्री के अंदर मिनिमम स्टॉक लेवल का ऑप्शन आए, मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से मिनिमम स्टॉक लेवल का ऑप्शन को इनेबल करेंगे। आप उस इस ऑप्शन से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप आइटम के अंदर ही मेंशन कर सकते हैं कि अगर जैसे ही मेरा ये वाला स्टॉक 10 से मिनिमम हुआ तो मेरे को सॉफ्टवेयर नोटिफाई कर दे, जिससे कि मैं आगे ऑर्डर कर सकूं। देन स्टॉक वैल्यूशन का मेथड, कि आपके स्टॉक वैल्यूशन का मेथड क्या होना चाहिए, फीफो, लीफो या फिर वेटेड एवरेज। तो हम इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड सेलेक्ट करेंगे। कंसीडर सेल रिटर्न इन स्टॉक वैल्यूएशन, मतलब आपकी सेल रिटर्न आपकी स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर जैसे मैं बात करूं कि मैंने कोई भी प्रोडक्ट 1 लाख का बेचा, तो मेरा उस स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर रिफ्लेक्शन दिखाता है कि मैंने 10 पीस बेचे 1 लाख के। अगर उसमें से मेरा 8 पीस उस कस्टमर ले लियो, 2 पीस का वापस कर दिया, तो उसमें से जो 2 लाख मेरे को वापस पे करने पड़े कस्टमर को, तो जो उसका जो रिफ्लेक्शन गया दो क्वांटिटी का, क्या वो मेरा स्टॉक वैल्यूएशन में रिफ्लेक्ट करे। तो अगर आप चाहते तो यस, अदरवाइज आप इसको नो रखेंगे। आइटम कोडिंग कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो आपका आइटम का कोड होगा वो ऑटो न्यूमेरिक रहना चाहिए, फिर ऑटो ग्रुप बेस, मतलब जितने आप ग्रुप बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो ऑटो जनरेट कर दे, या फिर आप आइटम का कोड मैनुअल डालेंगे। तो मैंने इसको ऑटो न्यूमेरिक कर दिया। डुप्लीकेट आइटम बेस्ड ऑन, तो अगर मेरा कोई भी आइटम का नेम डुप्लीकेट होता है तो वो सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशन दे देगा। अगर बारकोड डुप्लीकेट होता है तो बारकोड करेंगे। और अगर आप
चाहते ही नहीं है कि वो डुप्लीकेशन आपको दिखाए, तो आप नॉट रिक्वायर्ड करेंगे। तो मैंने इसको नेम बेस कर दिया। मेरे नेम जैसे कोई भी मेरा नेम डुप्लीकेट होता है सॉफ्टवेयर मेरे को नोटिफाई कर दे। आइटम सिलेक्शन, तो मैंने इसको आइटम लेवल करा हुआ है। अगर मैंने यहाँ आइटम लेवल करा तो अभी आप देख पा रहे हैं मेरे को सबसे पहले यहाँ पे आइटम सिलेक्शन का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे आइटम लेवल की जगह पर ग्रुप लेवल करा होता, और जैसे मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे अब मैं सेल बिल के अंदर जाता हूँ तो पहले मेरे को ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो उसके बाद ही मैं अपना आइटम सेलेक्ट कर पाऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं पहले मेरे को यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन दिखा रहा है। उससे पहले मैं अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन दिखा रहा है। तो पहले मेरे को ग्रुप सेलेक्ट करना होगा और उस ग्रुप के अंदर जितनी आइटम्स होंगी मैं ये बड़े इजीली सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो एसेसरीज के अंदर मेरी कंप्यूटर आ रही थी, उसका वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने वेयर हाउस का ऑप्शन इनेबल किया था। तो इस तरीके से आपको ग्रुप और आइटम लेवल का ऑप्शन यहाँ पे वर्क करता है, जैसे मैंने आपको दिखाया। देन ऑप्शन आता है सेपरेट प्रिंट डिस्क्रिप्शन का। गया अगर आपको आइटम के नेम की सेपरेट प्रिंट डिस्क्रिप्शन चाहिए, मतलब आपने आइटम का नाम ABC रखा हुआ है लेकिन प्रिंटिंग के अंदर आपको कंप्लीट ABC की पूरी फुल फॉर्म मतलब पूरा नेम मेंशन करना है, तो आप यहाँ पे सेपरेट प्रिंट डिस्क्रिप्शन को इनेबल करेंगे। सब आइटम का कॉन्सेप्ट आता है कि सब आइटम आपको आइटम वाइज चाहिए, फिर कॉमन फॉर ऑल आइटम चाहिए। मतलब अगर आपका सब आइटम का कॉन्सेप्ट पहले हम समझ लेते हैं, सब आइटम क्या होता है। जैसे कि मैं बात करूं पेंट शॉप की, तो पेंट मैंने अपना एक एग्जांपल बना दिया, मतलब आइटम बना नैरोलैक पेंट मैंने बना लिया। अब नैरोलैक पेंट के अंदर व्हाइट कलर भी आता है, रेड कलर भी आता है, ब्लैक कलर भी आता है, अलग अलग कलर्स आते हैं। तो नैरोलैक मेरा पेंट एक आइटम बन गया। अब जो जितने जितने कलर है ना उसके, तो वो सब आइटम बनेंगे। अब ये अगर आइटम वाइज, मतलब मेरा हर आइटम का अलग ही खुद सब आइटम होता है, तो मैं आइटम वाइज रखूंगा। और अगर जो मैं उसके रेड व्हाइट ब्लैक कलर बना रहा हूँ सभी आइटम के लिए कॉमन है, तो मैं कॉमन रखूंगा। तो पेंट शॉप के लिए तो वो कॉमन हो जाएगा क्योंकि रेड कलर में नैरोलैक में भी आता है और दूसरी कंपनीज में भी आता है, तो वो कॉमन फॉर ऑल आइटम रखेंगे। तो मेरा इसको सब आइटम का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैंने इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया। अगर आप चाहते हैं नेगेटिव बिलिंग अलाउ हो आपकी कंपनी सेटअप के अंदर, तो आप इसको ऑप्शन को इनेबल करेंगे। नेगेटिव बिलिंग बेसिकली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफिकेशन दे देता हूँ। कि जैसे मान लीजिए मेरे पास किसी भी प्रोडक्ट की 10 क्वांटिटी है और कस्टमर ने मेरे से 20 क्वांटिटी डिमांड करी, तो मैं उसको मना नहीं करूंगा कि सर मेरे पास 10 ही क्वांटिटी, आप 10 कहीं और से परचेस कर लीजिए, 10 आप मेरे से लीजिए। क्योंकि मेरे को गुडविल बनाए रखनी है, कस्टमर का ट्रस्ट बनाए रखना है। तो मैं क्या करूंगा, 10 और क्वांटिटी किसी और शॉप से लेके आके उसको 20 कंप्लीट करके दे दूंगा। बट इस केस में क्या हुआ, मेरी दुकान से 10 क्वांटिटी तो सेल हुई लेकिन 10 नेगेटिव में चले गई, 10 में माइनस में चला गया। तो अगर आपको ऐसा सिस्टम रखना है तो आप सिंपली इस वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को बंद करके रखेंगे। मेंटेन ग्रोस टेयर वेट, अगर आपका टेयर वेट मैनेजमेंट सिस्टम है तो आप सिंपली इस वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे, अदरवाइज ऑप्शन को आप ऑफ रखेंगे। फ्री क्वांटिटी चाहिए आपको सेल परचेज के अंदर, तो आप यहाँ से इनेबल करेंगे, और दोनों में ही चाहिए तो आप बोथ रखेंगे, तो मैंने इसको बोथ कर दिया है। रेट यूनिट एप्लीकेबल, मतलब आपके जो यूनिट के रेट्स हैं वो अगर आपके मतलब आप चाहते हैं यूनिट वाइज रेट आपको शो हो कि नहीं हो, तो सिंपली इस वाले ऑप्शन को आप यहाँ से इनेबल करेंगे। आइटम रेट डेसिमल, मतलब आपके आइटम के रेट जो हैं उनके डेसिमल कितने रहने चाहिए, तो मैंने इसको 2 कर रखा है। अगर आप इसको 1 2 मतलब 4 5 जितना करना चाहें अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, तो मैंने वापस इसको 2 कर दिया। रेट बेस्ड ऑन, आपका जो रेट बेस्ड होना चाहिए आइटम के बेस पे, सब आइटम के बेस पे। तो हमारा सब आइटम का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो हम इसको आइटम रखेंगे। रेट प्रेफरेंस इन इंटर लोकेशन ट्रांसफर, अगर आप इंटर लोकेशन ट्रांसफर कर रहे हो तो कौन सा रेट प्रेफर होना चाहिए, स्टॉक वैल्यूएशन का या फिर सेल रेट। तो मैंने इसको स्टॉक वैल्यूएशन कर दिया क्योंकि मेरा इंटर लोकेशन मतलब मेरी ब्रांच से अंदर ही अंदर इंटर ट्रांसफर हो रहा है, तो मैं इसको स्टॉक वैल्यूएशन के रेट पे रखूंगा, मतलब कोस्ट टू कोस्ट रखूंगा, सेलेबल रेट नहीं रखूंगा। डिस अलाउ यूनिट चार्जेस ऑन डॉक्यूमेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपके जो यूनिट के चार्जेस है वो डिस अलाउ हो जाए, तो आप सिंपली ऐसे ऑप्शन को डिस अलाउ कर देंगे। शो बंडल डिटेल्स ऑन बिलिंग, अगर आप चाहते हैं बिलिंग के टाइम पर आपको बंडल्स की डिटेल शो हो या ना हो, वो आप यहाँ से इनेबल करेंगे। स्टॉक वैल्यू इन बैलेंस शीट, आपकी बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक की वैल्यू रियल टाइम स्टॉक वैल्यू की दिखाए, मैनुअल आप बनाना चाहते हैं या फिर जो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसके बेस पर आपको बैलेंस शीट के अंदर आपको उसका रेट दिखाया। तो मैंने रियल टाइम डाल दिया कि जो मेरा रियल टाइम रेट है उसके बेस पर ही मेरी बैलेंस शीट मेरे को दिखाए। इशू टू प्रोडक्शन फ्लो ट्रीट एज, अगर आपका फ्लो ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट है, मतलब सिंपल अगर आप बिल ऑफ मटेरियल यूज कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं
इशू टू प्रोडक्शन फ्लो ट्रीट एज, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कंजप्शन या फिर फ्लो फ्लो ट्रांसफर, तो जिसमें मैंने इसको कंजप्शन सेलेक्ट किया। जनरली क्या होता है, अगर हम प्रोडक्शन मॉड्यूल से अपना प्रोडक्शन क्रिएट करते हैं, मतलब अपना बिल ऑफ मटेरियल से फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, देन प्रोडक्शन असेंबलिंग कर लेते हैं, जन कंजप्शन का प्रोसेस होता है कि मैं रॉ मटेरियल लेकर आया और उनकी असेंबलिंग करी और मैंने उसको कस्टमर। फ्लो ट्रांसफर में क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए आपका कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है पहले रिक्वेस्ट रेज करेगा कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो फिर प्रोडक्शन की रिक्वेस्ट आएगी, फिर वो रॉ मटेरियल परचेज होगा, मतलब वो फ्लो टू फ्लो ट्रांसफर करते हैं कि ये रिक्वेस्ट आई है, फिर वो रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, फिर रॉ मटेरियल के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू किया जाएगा, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिसीव किया जाएगा, देन कस्टमर को सेल किया जाएगा, तो वो फ्लो ट्रांसफर में यूज़ किया जाता है। तो मैंने इसको जस्ट कंजप्शन पे क्लिक किया। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आपका जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट यूज़ होता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सेलेक्ट करेंगे। देन कुछ इन्वेंट्री की कस्टम फील्ड्स आ जाती हैं कि आपको इन्वेंट्री के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, और आइटम मास्टर के अंदर कुछ कस्टम फील्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आप यहाँ से इनेबल करेंगे। एंड देन आइटम की कुछ एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज आ जाती हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर बैच वाइज इन्वेंट्री की बात करूँ, फार्मेसी में क्या होता है, फार्मेसी बिजनेस के अंदर क्या होता है कि वो अपने प्रोडक्ट के अपने मेडिसिन के बैचेस बनाते हैं, जो कि जैसे कि अगर मैं बात करूँ हर बैच की एक एक्सपायरी डेट होती है, एक मैन्युफैक्चर डेट होती है जो कि मेंशन करते हैं। तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन को इनेबल करता हूँ तो मेरे को मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट और एमआरपी के 3 फील्ड्स ऑटो बाय डिफॉल्ट सेट होकर आ जाती हैं। कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स ऐड करनी तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं जस्ट क्लिक करके। आपका एक्सपायरी डेट फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, मंथ ईयर का, डेट मंथ ईयर का, तो फार्मेसी में मंथ ईयर चलता है तो आप यहाँ पे मंथ ईयर सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही आपने ये वाला ऑप्शन इनेबल किया एंड देन जैसे ही आप सेव करते हैं और आप परचेज बिल में जाते हैं, तो आप परचेज बिल के टाइम पर आपसे ये सब डिटेल्स पूछेगा। तो मैं परचेज बिल आपको बना के दिखा देता हूँ कोई भी। बट उससे पहले अगर जैसे आपने यहाँ पे कंपनी सेटअप में जाने के बाद बैच वाइज सेटअप को आपने इनेबल किया है, तो आपको इन्वेंट्री के अंदर भी जाके आपको बैच वाइज सेटिंग को इनेबल करना होगा, जिससे कि आप सॉफ्टवेयर को बता सके कि कौन सा मेरा आइटम है जिसमें बैच वाइज मैनेजमेंट होता है। तो मैं प्रोटीन एक्स का ही आइटम ले लेता हूँ। देन मेरे को इसको स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा। देन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैच वाइज रेट और इन्वेंट्री का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने दोनों ऑप्शन को इनेबल कर दिया एंड देन जस्ट सेव। अब जैसे ही मैं अपने प्रोडक्ट की परचेज करने जाऊंगा तो मेरे को मेरा सॉफ्टवेयर जो है प्रोडक्ट की बैच डिटेल्स पूछेगा। तो मैं अपना कुछ डिटेल्स फीड कर लेता हूँ जो कि मेरी मैंडेटरी डिटेल्स हैं। मैंने अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, वेयर हाउस मैंने सेलेक्ट कर लिया, डिफ़ॉल्ट जो मेरा वेयर हाउस रहने वाला है इसका। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा बैच की डिटेल विंडो आ गई है कि मेरे को अपना यहाँ पे बैच डालना होगा। मेरा बैच नंबर है 7894, मेरा बैच नंबर है। बैच का बार कोड ये मेरा आ गया क्योंकि मैंने कंपनी सेटअप से बार कोड का ऑप्शन जनरेट इनेबल करके रखा हुआ है। मेरी मैन्युफैक्चर डेट 9/22 है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, तो मैंने इसको 21 कर दिया। अभी जो इसकी एक्सपायर डेट होने वाली है वो होने वाली है 9/28 को ये एक्सपायर होगी मेरी आइटम। मेरा परचेज रेट ये रहने वाला है। एमआरपी मेरी जो रहने वाली है 600 रुपये मेरी इसकी एमआरपी रहने वाली है। सेल रेट मेरा उसने ऑटोमेटिकली एमआरपी के बेस पे पिक कर लिया। एंड अगर आप बैच की क्वांटिटी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आप इस बैच की कितनी क्वांटिटी मेंशन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देंगे। मैंने 10 डाल दिया। फ्री क्वांटिटी कुछ नहीं मिलने वाली, जस्ट मैंने इसको ओके किया। तो आप देख पा रहे हैं मेरा बैच वाइज परचेज इजीली हो चुकी है अलाइन बुक सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इस तरीके से आप अलाइन बुक के अंदर बैच वाइज सेटअप करते हैं। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके हम बाद हम नेक्स्ट चलते हैं आइटम सीरियल नंबर ट्रैकिंग पे। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो सीरियल नंबर की कुछ फील्ड्स आ जाती हैं। सीरियल ट्रैकिंग बेसिकली ज़्यादातर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स होती हैं उनमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ रेफ्रिजरेटर की, तो रेफ्रिजरेटर एसी जो होते हैं हमारे, तो उनमें सीरियल नंबर होता है प्रोडक्ट का, तो वो सीरियल नंबर मैनेज किया जाता है। अगर मैं बात करूँ मोबाइल सेटअप की, तो मोबाइल सेटअप के अंदर IMEI नंबर होते हैं। तो सिंपली हमको क्या करना है, सीरियल EMI फील्ड पे आना है और यहाँ पे IMEI नंबर की फील्ड्स ऐड करनी है। अब ये फील्ड्स आएंगी कैसे, तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर ऑफ सीरियल फील्ड्स का ऑप्शन आ रहा है। तो 0 1 2 3 अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास तीसरी फील्ड भी आ गई है। तो मैं मोबाइल का नंबर भी मेंशन कर देता हूँ। तो अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐड कर दिया रैंडमली। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे फील्ड ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कार का बिजनेस है तो चैसी नंबर, इंजन नंबर जैसा रहता है, तो वो सारी फील्ड्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे।
जो आपका सीरियल डिटेल इनपुट है होना चाहिए वो आपका नॉर्मल रहना चाहिए, रेंज बेस्ड रहना चाहिए, तो मैंने इसको नॉर्मल में रखा है। चेक सीरियल बैलेंस, बेसिकली क्या मतलब है इस ऑप्शन का कि अगर मैं कोई ऑप्शन की बात करूं, जैसे मैं अपने किसी स्टॉक की बात करूं सीरियल की, और मैं उस सीरियल नंबर को सेल करने जा रहा हूं, तो सॉफ्टवेयर चेक करेगा कि क्या उस सीरियल नंबर के अंदर स्टॉक है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो बिलिंग नहीं करने देगा। अगर आपने इस ऑप्शन को बंद कर दिया तो अगर नेगेटिव में भी आप बिलिंग कर सकते हैं, मतलब उस सीरियल नंबर के अंदर अगर बैलेंस नहीं भी होगा तो भी वो बिलिंग करने देगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला ऑप्शन ऑन रहता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स होती हैं या फिर जैसे जो मोबाइल शॉप्स होती हैं वो अपना नेगेटिव बिलिंग नहीं करते हैं। वो जितना स्टॉक होता है, जितना बार कोड का स्टॉक रहता है या फिर अपना सीरियल नंबर का जो उनका स्टॉक रहता है, वो उसी पे बिलिंग करते हैं। तो मैंने इस ऑप्शन को ऑन ही रखा है। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यूज लाइन लेवल ऑप्शन ऑफ बार कोड का। अगर आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो जब भी आप सेल बिल परचेज बिल बनाने जाएंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूं अपने परचेज बिल की, तो अगर मैं कोई भी अपना आइटम सेलेक्ट करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने अपना अ, ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, मैं अपना वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेता हूँ किस वेयर हाउस में जाने वाला है, तो मेरे को परचेज की एट्रीब्यूट विंडो के अंदर ही मेरे को यहाँ पे लाइन लेवल ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसके अंदर एमआरपी, सेल रेट और होलसेल रेट और बारकोड मैं यहीं से जनरेट कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरे को मैनुअली रेट सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मेरा ऑटो जनरेट बारकोड हो जाता है। आप देख पा रहे हैं ऑटो जनरेट पे क्लिक करते मेरा बारकोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है। तो यहाँ से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, मेरी मैनुअल वर्किंग बच जाती है, इससे मेरी वर्किंग भी फास्ट होती है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली लाइन लेवल बारकोड का ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ ये एफएमसीजी के बिजनेस में यूज़ किया जाता है। इनपुट आइटम डॉक डिटेल एट्रीब्यूट है, जो आपका जो एट्रीब्यूट कैलकुलेट होना चाहिए, लाइन लेवल वाइज होना चाहिए, बारकोड वाइज होना चाहिए, फिर मल्टीपल फॉर सिंगल लाइन होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए। मैट्रिक्स में आपको एक टेबल बना के दिखाया था, तो हमने इसको लाइन लेवल रखा हुआ है कि जब भी मैं सेलेक्ट करने जाऊंगा तो मेरे को शो करवा देगा एट्रीब्यूट विंडो के अंदर। अगर मैंने बारकोड सेलेक्ट किया, जैसे मैंने अभी बारकोड किया एंड देन जस्ट मैंने इसको सेव किया, मैं इसको बंद कर देता हूँ परचेज बिल को, एंड देन मैं दोबारा से परचेज बिल ओपन करता हूँ एंड हम अपना डिटेल्स को फीड करते हैं। लेट्स से मेरा ब्रांच ये वाला है, सप्लाई मेरा ये वाला है, एंड मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया एक्सेसरीज का, और अपना आइटम लिया मैंने कंप्यूटर का। वेयर हाउस हम कुछ भी डाल देते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आता है यूज लाइन लेवल ऑप्शन ऑप्शनल बारकोड एफएमसीजी। बेसिकली क्या होता है, आपने एफएमसीजी स्टोर्स में देखा होगा, उनके एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल एमआरपीज होती हैं, तो वो उस कंडीशन में मल्टीपल एमआरपीज की बिलिंग करते हैं। तो अगर मैं इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ एफएमसीजी बारकोड वाले ऑप्शन को, तो मैंने यहाँ से इसको इनेबल किया, एंड देन उसके बाद ऑप्शन आता है इनपुट आइटम डॉक डिटेल एट्रीब्यूट एज लाइन लेवल। तो मेरे को इसको लाइन लेवल रखना है कि जब भी मैं आइटम का एट्रीब्यूट सिलेक्ट करूंगा तो मैं एफएमसीजी के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकूं। तो जस्ट मैंने इसको सेव किया एंड देन अब मैं परचेज पे जाऊंगा, परचेज बिल पे जाऊंगा। मैं अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूं जो कि हमने अपने कंपनी सेटअप से इनेबल किया था, एंड मैं अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लेता हूं। देन जो हमने ग्रुप लेवल का सिलेक्शन का सिलेक्ट किया था, लेट्स टेक दैट आइटम आई कंप्यूटर, और वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो अभी आप यहाँ पे मेरी एट्रीब्यूट विंडो के अंदर मेरी कंप्लीट लाइन लेवल डिटेल्स देख पा रहे हैं कि मेरा एफएमसीजी का डिटेल आ गया, और मैं बारकोड भी, जो मैंने ऑटो जनरेट का ऑप्शन वहाँ से लाइन लेवल किया है, तो मैं इसको ऑटो भी जनरेट कर सकता हूँ। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं लाइन लेवल बारकोड से रिलेटेड और एफएमसीजी से रिलेटेड। अगर मैं एफएमसीजी वाला ऑप्शन इनेबल नहीं करता हूँ तो मेरी ये वाली डिटेल्स नहीं आएंगी। ध्यान रखिएगा कंपनी सेटअप के अंदर अगर आपका एफएमसीजी वाला ये वाला ऑप्शन अगर इनेबल है तो लाइन लेवल के साथ काम करेगा। अगर आपने इसको बारकोड कर दिया तो आपका ये वाला ऑप्शन बंद होना चाहिए। बारकोड क्या करता है, बेसिकली आपने अगर आइटम टाइप के अंदर, मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, और इन्वेंट्री के अंदर अगर मैं जाता हूँ, आइटम मास्टर में जाता हूँ, हम इस आइटम को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे आपको आइटम टाइप के अंदर गारमेंट यूनिक लेना होगा, तभी वो वाला ऑप्शन काम करेगा आपका परचेज बिल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसका गारमेंट टाइप यूनिक ले लिया है। तो जो मैंने अभी इसको बारकोड किया एंड उसके बाद मैंने आइटम मास्टर के अंदर आने के बाद आइटम टाइप को गारमेंट यूनिक किया, एंड देन जब मैं परचेज बिल करने जाता हूँ उस वाले प्रोडक्ट की, तो वो मेरा बारकोड ऑटोमेटिकली मेरे को दिखा देगा। लेट्स
देन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है आइटम डायमेंशन डिटेल का। अगर आप चाहते हैं कि आपका जब बिलिंग आप परचेज कर रहे हैं फिर सेल बिल कर रहे हैं तो आपसे आइटम की डायमेंशन डिटेल्स भी पूछी जाए, तो जैसे कि हाइट, वेट, विड्थ, तो आप यहाँ इस वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे। देन मटेरियल रिक्विजिशन प्लानिंग का, अगर आपको प्लानिंग के लिए कंसिडर डेज आप सेट करना चाहते हो तब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कंसिडर डे भी सेट कर सकते हैं। सब आइटम वाइज स्टॉक चेकिंग, अगर आप चाहते हैं सब आइटम वाइज आप स्टॉक को चेक कर सकें तो आपका सब आइटम वाइज स्टॉक भी आप चेक कर पाएंगे। मैनेज ब्रांड वाइज प्रोडक्ट, अगर आप चाहते हैं कि ब्रांड वाइज प्रोडक्ट भी आपको शो करे, आपकी कंपनी का नाम उसमें शो करे, तो आप ब्रांड वाइज प्रोडक्ट का ऑप्शन को इनेबल करेंगे। मैनेज प्रिस्क्रिप्शन, अगर आपका पिक एंड पैक का सेटअप है तो आप पिक एंड पैक को सेट करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, पार्टी वाइज पार्टी बेस या फिर जेनरिक बेस करेंगे, तो हम इसको जेनरिक बेस पे ही रखते हैं। ध्यान यहाँ पे वेइंग स्केल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। अगर आपका वेटिंग मशीन का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप वेटिंग मशीन में प्रोडक्ट को लोड करके प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो उसका रेट, तो आप उसका कोड और लेंथ सब कुछ मेंशन करेंगे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली। देन यहाँ पे आइटम डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं कि अगर आपको आइटम डॉक्यूमेंट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स इनेबल करने तो आप सिंपली आइटम के डॉक्यूमेंट्स एट्रीब्यूट इनेबल कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स के लिए, अगर फिक्स्ड एसेट बेसिकली अगर आप कोई भी यहाँ पे एट्रीब्यूट इनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपका एसेट मॉड्यूल के अंदर जो आपके एसेट्स क्रिएट होती हैं तो उसके अंदर आपके एट्रीब्यूट क्रिएट होंगे। आइटम मास्टर का कोई भी एट्रीब्यूट क्रिएट करना है तो आप यहाँ से आइटम मास्टर के लिए कोई भी एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, सब आइटम का यहाँ से आप क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फाइनेंस मॉड्यूल का सेटअप। फाइनेंस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है एक्सपेंस बजट कंट्रोल का। तो एक्सपेंस बजट कंट्रोल बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आपके जो भी आपके मंथली बजट्स हैं या फिर आपके वीकली जो भी आपने जैसे सेट करके रखा है तो आपको अलर्ट कर दे जैसे वो एक्सीड करे, या फिर आपको ट्रांजेक्शन अलाउ ही ना करने दे वो। देन अगर टीडीएस एप्लीकेबल रखना आपको अपनी बिलिंग में, आपको फाइनेंस मॉड्यूल के अंदर भी डॉक्यूमेंट को क्लासिफाइड करना मतलब कैटेगरीज जनरेट करनी, तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे। नेगेटिव कैश आपका फाइनेंस के अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपके ब्रांच के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और अगर आपका जो बैंक रिकन्सिलेशन होगा बैंक रिकन्सिलेशन कैसा होना चाहिए, थ्रू बैंक स्टेटमेंट या फिर मैनुअली आप करेंगे उसको। तो मैंने इसको थ्रू बैंक स्टेटमेंट कर दिया। जब भी आप कोई रिपोर्ट को देखेंगे तो उसका जूम इन मेथड कैसा रहना चाहिए, लाइक मंथ ब्रेकअप रहना चाहिए या फिर ब्रांच ब्रेकअप रहना चाहिए या फिर लेजर वाइज रहना चाहिए, फिर ब्रांच मंथ ब्रेकअप रहना चाहिए। तो मैंने इसको मंथ ब्रेकअप कर दिया, हर महीने का ब्रेकअप करके मेरे को दिखाएगा वो। और ये फाइनेंस के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आप फाइनेंस के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स इनेबल करना चाहते हो तो आप यहाँ से इनेबल करेंगे। और ये कुछ डिफॉल्ट लेजर्स हैं, लाइक अगर मैं कैश अकाउंट की बात करूँ तो कैश इन हैंड के अंदर रहता है, और अगर आप इसको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, बट सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इनको चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट लेजर्स हैं, डिफ़ॉल्ट इनकी पोस्टिंग जाती है रिपोर्ट्स के अंदर, अगर आप चेंज करें तो उनकी पोस्टिंग चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको सारे अकाउंटिंग ग्रुप दिख जाते हैं, आप इनको अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देन सिंपली सेव। तो आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हमने लेवल 1 का कंप्लीट एक ट्रेनिंग सेशन को कवर किया जिसके अंदर हमने डैशबोर्ड को और कंप्लीट एक कंपनी सेटअप को समझा। आई होप ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा होगा और अंडरस्टैंडिंग होगा और ये आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। Thank you so much for watching. Have a nice day.